कल हमने यहां तक पढ़ा था कोल्ड वॉर का एंड और फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। नेक्स्ट जो आपकी बुक में पहला हेडिंग है दैट इज सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या था और ये कैसे बना। वैसे तो मोस्टली हमने कवर कर लिया कि सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत सिस्टम एक कम्युनिज्म की फिलॉसफी पे बेस्ड सिस्टम था जहां पे इकोनॉमी को कमांड किया गया था, कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी। एक लाइन में बताना है कि सोवियत सिस्टम क्या था, तो एक ऐसा सिस्टम था जहां पे एवरीथिंग वाज सेंट्रलाइज्ड एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड फ्रॉम द सेंटर। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो सारी की सारी सेंटर से प्लान होती थी। सोवियत सिस्टम स्टार्ट हुआ था रसिया से और फिर वो पूरा यूएसएसआर बना। पहले वो चीज रसिया से स्टार्ट हुई और फिर यूएसएसआर बना। रसिया के साथ 14 और जो कंट्री थी नियर बाई कंट्रीज उनको यूएसएसआर के अंदर मिलाया गया। कुछ ऐसी थी जिनको जो बाई विश मिली, अपनी मर्जी से मिली। कुछ ऐसे थे जैसे बाल्टिक स्टेट थे, ठीक है, उनको फोर्सफुली मिलाया गया था। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1917 के अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद और धीरे धीरे 1940 तक जाके पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम या यूएसएसआर बना था, क्योंकि लास्ट में जो ऐड किए गए थे वो बाल्टिक स्टेट थे जो 1940 में ऐड किए गए। ठीक है, सो दिस वाज द यूएसएसआर जो पूरा का पूरा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट है। ये बाल्टिक स्टेट हैं जिनको हम बाल्टिक स्टेट पढ़ते हैं 3, क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है। सो यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सोवियत मैंने बताया था जहां पे इलेक्टेड काउंसिल होती है। सोशलिस्ट मतलब जहां पे गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, और रिपब्लिक्स मतलब जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। वाज फॉर्म्ड आफ्टर 1917 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो 1917 का बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था। बोल्शेविक एक तरह की पार्टी थी जो व्लादिमीर लेनिन ने बनाई थी। ठीक है, जैसे इंडिया में तो हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोल देते हैं, तो वहां पे बोल्शेविक पार्टी थी जिसको व्लादिमीर लेनिन ने बनाया और उस पार्टी ने रिवॉल्यूशन किया। इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एमिंग फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन मतलब होता है इक्वल, जहां पे हर किसी के पास इक्वल राइट हो, तो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई। एंड अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश किया गया। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम के मेन फीचर हो गए इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म। और इन सब चीजों को करने के लिए जो एक चीज की गई दैट वाज प्लान्ड, कमांड और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ऐसा करके ये सब अचीव करने की कोशिश की गई। तो जो प्रोसेस एक्चुअल में की गई वो की गई सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग क्यों की गई? क्योंकि आइडिया ऑफ सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करना था, सोसाइटी को इक्वल बनाना था और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश करना था। ठीक है, क्योंकि कम्युनिज्म का मानना ही यही है, हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की फिलॉसफी में बोला यही था कि कम्युनिज्म का मतलब क्या है, एंड देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। उसके पैरेलल में कैपिटलिज्म का मानना ही यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एवरीथिंग। तो दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफीज हैं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। एक एंड पे कम्युनिज्म है और एक एंड पे कैपिटलिज्म है। ठीक है, कम्युनिज्म को लेफ्ट आइडियोलॉजी भी बोला जाता है कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। ठीक है, और कैपिटलिज्म को राइट की आइडियोलॉजी बोला जाता है कि ये राइट की आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो इनको ऐसे भी बोल देते हैं, लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजीज। देन fueled by the devastating casualties of World War I, severe
food shortages, massive inequality. Under the Tsar, the Russian working class, peasants, and soldiers rallied behind Lenin's famous promise of peace, land, and bread. रीजन क्या था ये बनने का? रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई यूएसएसआर के अंडर में कि फूड शॉर्टेज हो गई बहुत ज्यादा, तो वहां पे जो लेनिन ने बोला कि मैं आप लोगों को पीस दूंगा, लैंड दूंगा और ब्रेड दूंगा, ठीक है, तो उसके इस स्लोगन के ऊपर वर्किंग क्लास, पीजेंट क्लास और जो मिलिट्री क्लास थी वो उसके पीछे आ गए कि हम आपका साथ देंगे सभी, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन में जो रोमानोव डायनेस्टी थे उसकी जो लास्ट मतलब उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनको मार दिया, उन सबको मार दिया गया था, ठीक है। और वहां से रशियन रिवॉल्यूशन, उसी को रशियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है या अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोला जाता है। दिस रिवॉल्यूशन फंडामेंटली शिफ्टेड ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड सेट द स्टेज फॉर कोल्ड वॉर। फिर उससे हुआ क्या? वर्ल्ड में पॉलिटिक्स में चेंज आया। उससे पहले पूरे के पूरे वर्ल्ड में यूरोप का राज था, कॉलोनियलिज्म चल रहा था, तो कॉलोनियलिज्म एंड हुआ और दो नई फिलोसफी निकल के आई, एक आई कैपिटलिज्म की और एक आई कम्युनिज्म की। तो इसको बोला जाता है पॉलिटिकल चेंज हुआ। उस पॉलिटिकल चेंज की वजह से कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म आए और उन दोनों में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जो 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से स्टार्ट हुआ। फिर 1948 हमने पढ़ा, बर्लिन ब्लॉकेड किया गया, ठीक है, और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई और पूरा पीक, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पीक था इसका जो कोल्ड वॉर है, ठीक है, कोल्ड वॉर का पीक था। उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन थी दोनों के बीच में और कभी भी वॉर हो सकता था, लेकिन दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट थे। तो हम बाद में एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस। डेटर करना होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, तो न्यूक्लियर बम होना प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस का काम करता है। मतलब वो दूसरी कंट्री को ये सोचने पे मजबूर करता है कि मैं उस पर अटैक करूं कि ना करूं, क्योंकि सामने वाले के पास न्यूक्लियर बम है। तो वो डेटर करता है, प्रिवेंट करता है अटैक को। तो न्यूक्लियर बम का एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस, कि लोग न्यूक्लियर बम इसलिए या कंट्री न्यूक्लियर बम इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज को डेटर करना चाहते हैं कि वो उन पे अटैक ना करें। तो दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम था, इसलिए डायरेक्ट फाइट नहीं हो पाई कभी। द रिवॉल्यूशन एंडेड रशियाज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर 1, ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट, लेटर फॉर्मिंग द सोवियत यूनियन इन 1922। ठीक है, तो ये मेन चीज है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो मैंने आपको पढ़ के बताई है। तो सोवियत सिस्टम लिखना आ जाए तो सोवियत सिस्टम में आपको ये 3-4 चीजें लिखनी है कि सोवियत सिस्टम स्टार्ट कब हुआ। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। रीजन क्या था, क्यों स्टार्ट हुआ? ठीक है, फूड शॉर्टेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज, एक्सेसिव टैक्सेशन, ये इसका रीजन था। ठीक है, तो उससे हुआ क्या? फिर उससे हुआ ये कि बोल्शेविक नाम की एक पार्टी आई व्लादिमीर लेनिन के अंडर में, एंड ही प्रोमिस्ड 3 थिंग, पीस क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लैंड क्योंकि खाने के लिए चाहिए था, एंड ब्रेड। ठीक है, तो लैंड उसने प्रोमिस किया कि मैं लैंड दूंगा। अब लैंड कहां से देता? क्योंकि उससे पहले फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम में ये होता था कि लैंड जो है वो राजा के पास होती थी, राजा लैंड को देता था मिलिट्री क्लास को, मिलिट्री क्लास उसको देती थी सर्फ को, सर्फ बोला जाता है पीजेंट को, SERF। पीजेंट प्रोटेक्शन के बदले या कुछ सर्टेन फूड के बदले उस पे ग्रो करते थे, वो सारा का सारा ग्रो करके मिलिट्री क्लास को देते थे। मिलिट्री क्लास उसमें से कुछ हिस्सा राजा को देती थी और बदले में राजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। इसको फ्यूडल सिस्टम बोला जाता था। फ्यूडल सिस्टम में ऊपर एक राजा होता था, राजा के पास सारी लैंड होती थी, राजा लैंड को देता था अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि उसके पास आर्मी नहीं होती थी। तो जो मार्शियल रेस होती थी, हर एक कंट्री में अलग अलग मार्शियल रेस होती है थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे। मार्शियल रेस मतलब वो पर्टिकुलर ग्रुप या ट्राइबल ग्रुप जो फाइट में बिलीव रखता था या वॉर में बिलीव रखता था, जो फाइट कर सकते थे या वॉर कर सकते थे, तो उनको वो लैंड देता था राजा, बदले में प्रोटेक्शन लेता था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो। ठीक है, वो उस लैंड को नीचे पीजेंट्स को देते थे
और पीजेंट्स को भी वो दोनों चीज प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्शन भी, प्रोटेक्शन किससे, कि कोई बाहर से कोई वॉर ना हो जाए। तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो बीच वाला जो पोर्शन था, मतलब ये हायरार्की हो गई, ऊपर किंग, फिर मार्शल रेस और फिर नीचे पीजेंट। तो जो बीच वाले थे वो प्रोटेक्टर थे, ऊपर वालों के लिए भी और नीचे वालों के भी। ऊपर वालों को प्रोटेक्ट करते थे नीचे वालों से, कहीं रिवॉल्यूशन ना हो जाए या फिर कोई बाहर से फॉरेन इन्वेजन ना हो जाए, और नीचे वालों को प्रोटेक्ट करते थे किंग से और बाहर से कोई फॉरेन इन्वेजन ना हो जाए। तो ये एक फ्यूडल सिस्टम था जो सोसाइटी में नीड के अकॉर्डिंग बन गया। ठीक है, सोसाइटी, एक टर्म होती है स्ट्रक्चरल, सोसाइटी में एक टर्म यूज की जाती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में हर चीज का अपना फंक्शन है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं फिर पावर्टी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, गरीब क्यों है लोग। ठीक है, तो पावर्टी एक फंक्शन सर्व कर रही है कि जो सोसाइटी में मीनियल जॉब्स हैं, जो नीचे की जॉब्स हैं, अगर पुअर नहीं होंगे तो वो कौन करेगा। तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की फिलॉसफी में बिलीव रखते हैं वो ये मानते हैं सोसाइटी में जो भी है ना, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये इन सबका एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन सर्व कर रहे हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बोला जाता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये चीज सोशियोलॉजी में पढ़ी जाती है, मेनली सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की वजह से ये पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम बना था, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी राजा को, ठीक है, प्रोटेक्शन की, नीचे वाले लोगों को भी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये हो गया सोवियत सिस्टम। देन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। अगर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन पे लिखना आ जाए, हालांकि ये शायद आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, led by Vladimir Lenin, was a defining historical event that overthrew Russia's provisional government and established the world's first communist state. यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने किसको ओवरथ्रू किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ओवरथ्रू किया था रोमानोव डायनेस्टी को। ओवरथ्रू का मतलब है उन्होंने आराम से हटाया था कि भाई आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो उस किंग के नीचे नोबेल होते थे और जो मेन पर्सन होते थे, उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली, लेकिन वो लोग भी वही कर रहे थे जो राजा कर रहा था। तो फिर एक नया रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, जिसको बोला जाता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो ये दूसरा रिवॉल्यूशन था जो उस टाइम पे हुआ रसिया में। पहला रिवॉल्यूशन ये था कि राजा को हटाया गया, राजा को डायरेक्टली व्लादिमीर लेनिन ने नहीं हटाया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने हटाया। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लोगों का सपोर्ट था, ठीक है, उसमें कुछ नोबेल थे, कुछ ऐसे पर्सन थे जिनका जो बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन वो डायनेस्टिक रूल के नीचे थे, ठीक है, उनको नोबेल बोला जाता है। तो नोबेल्स ने किंग्स को हटाया, लेकिन वो नोबेल भी वही काम कर रहे थे जो किंग कर रहा था। तो फिर व्लादिमीर लेनिन ने उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली डायनेस्टिक रूल ये नहीं लिखा हुआ कि ही ओवरथ्रू द डायनेस्टिक रूल, ये लिखा हुआ है ही ओवरथ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट, कि प्रोविजनल गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही थी तो उसने उसको ओवरथ्रू कर दिया with the help of peasant and workers, ठीक है। So this was the Bolshevik revolution, जिसको जो अक्टूबर 1917 में हुआ था, इसलिए इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोला जाता है। देन सोवियत यूनियन क्या था, वाज ए सोशलिस्ट। अगर सोवियत यूनियन पे नोट लिखना है, व्हाट वाज सोवियत यूनियन, पहला था सोवियत सिस्टम जो हमने पढ़ा है, ठीक है। सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन तो उन 15 कंट्रीज का ग्रुप था। सोवियत सिस्टम वो 15 कंट्री कैसे चल रही थी, फंक्शन कैसे कर रही थी, 15 कंट्री के ग्रुप को बोलते हैं सोवियत यूनियन, जिसमें एक रसिया और 14 कंट्री। तो वो कैसे बना, वो फंक्शन कैसे कर रहा था, वो सोवियत सिस्टम था। तो सिस्टम उन सबको मिला के था, वो मिलके बना कैसे, वो सोवियत यूनियन था। डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। सो सोवियत यूनियन वाज अ सोशलिस्ट स्टेट formed after the Bolshevik Revolution. It was officially established on 30th of December 1922 under the leadership of Vladimir Lenin. Officially established होने का मतलब ये नहीं है कि 14 की 14 कंट्री इस डेट को आके उसके साथ मिल गई थी, नहीं, कुछ 4-5 कंट्रीज के साथ उसने स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज को उसने मिलाया और ये सिस्टम पीक पे पहुंचा जोसेफ स्टालिन के टाइम पे, क्योंकि स्टालिन बहुत ही क्रूअल रूलर था। उसने रेड आर्मी बना ली थी, मैंने पहले भी बताया था रेड आर्मी के बारे में आपको। रेड आर्मी बहुत ही क्रूअल आर्मी मानी जाती थी उस टाइम पे वर्ल्ड में, ठीक है, और सबसे पावरफुल आर्मी मानी जाती थी। तो रेड आर्मी बनाई और रेड आर्मी बना के जितने भी छोटे छोटे स्टेट थे
जो यूएसए के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे या न्यूट्रल रहना चाह रहे थे, उनको पावर से अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, ये स्टोरी सारी की सारी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की है, क्योंकि यूएसए पावरफुल कब बन के आया? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो 1 से पहले वो भी, 2 से पहले वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तो उस टाइम पे जोसेफ स्टालिन ने, एक तरह से बोलो कि उस टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। पूरा का पूरा वर्ल्ड, जो पावर सेंटर पहले यूरोप में था कोलोनाइजेशन की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, उसके बाद वो पावर शिफ्ट हुई यूएसएसआर की तरफ। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वो पावर शिफ्ट हुई यूएसए की तरफ। तो 3 पावर सेंटर बने अलग अलग टाइम पे। पहले बना यूरोप कोलोनाइजेशन की वजह से, क्योंकि उसने कोलोनाइजेशन किया। उन्होंने कोलोनाइजेशन क्यों किया, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, एक फिलोसफी है, मर्केंटालिज्म की फिलोसफी। मैंने पिछले साल पढ़ाई भी थी आप लोगों को वो। ठीक है, तो यूरोप पावरफुल बना। यूरोप पावरफुल रहा वर्ल्ड वॉर 1 तक। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पावर धीरे धीरे शिफ्ट हुई यूएसएसआर की तरफ, जोसेफ स्टालिन के टाइम पे। उसने रेड आर्मी बनाई। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर धीरे धीरे वो पावर शिफ्ट हुई यूएसए की तरफ। फिर 2 पावरफुल ग्रुप रह गए, यूएसएसआर और यूएसए, जिसको हमने पढ़ा बाइपोलर वर्ल्ड। फिर उनमें से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर रहा। उस कोल्ड वॉर में अल्टीमेटली यूएसएसआर जो है वो डिसॉल्व हो गया और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। सोवियत सिस्टम followed a communist system where state controlled industries, land and resources under Joseph Stalin, rapid industrialization, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी सोवियत सिस्टम की। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उन्होंने, इंडस्ट्री को इतनी स्पीड से बढ़ाया। और काम, एक बहुत अच्छी बात क्या हुई थी स्टालिन के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो था वहां पे। जिसको भी जॉब चाहिए उसी को जॉब मिलती थी। ठीक है, कोई अगर जॉब नहीं करता था तो उसको सोशल पैरासाइट बोलते थे। पैरासाइट क्या होते हैं? जो कुछ नहीं करते, दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, तो उसको सोशल पैरासिटिज्म बोला जाता था, और सोशल पैरासाइट बोला जाता था उसको, उस पर्सन को। ये सोशल पैरासाइट है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो करना क्राइम था एक तरह से। तो अनएम्प्लॉयमेंट लगभग जीरो कर दिया था उन्होंने एक बार, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। बहुत सारी इंडस्ट्री खोली और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। कोलेक्टिवाइजेशन, ये कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ द लैंड किया उन्होंने। लैंड को 2 तरह से कलेक्ट किया। एक तो ये कि जितने भी जो छोटे छोटे लोग थे उनसे लैंड ली, लैंड लेके कुछ लोगों को बोला कि आप सब लोग, फॉर एग्जांपल कि 25% थे, उनसे लैंड लेके उसको कलेक्ट कर दिया, एक बड़ा फॉर्म बना दिया। अब बोला कि आप 25 लोग इस पे काम करो, जो भी प्रोड्यूस होगा वो स्टेट ले लेगा, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको दे देगा, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एक तो सिस्टम ये था। दूसरा सिस्टम ये था कि जो स्टेट है उसने अपने अंडर में लैंड ले ली कि आप लोग साइड हो, अब ये लैंड आपकी नहीं है, प्राइवेट लैंड को खत्म किया, आप यहां आके काम करोगे, आपको हम पे करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा था, प्रॉब्लम तब आई जब उसको डिवाइड नहीं किया गया। जितना भी प्रोड्यूस हुआ इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चर से, वो सब जोसेफ स्टालिन ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया। उन्होंने अपना स्पेस रेस स्टार्ट किया, स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किए, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, क्योंकि डाउन द लाइन वो भी जानते थे कि जो सिस्टम हम चला रहे हैं वर्ल्ड में कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका प्रूवन, ये एक अनप्रूवन फिलोसफी है जिसपे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और लंबे टाइम तक ये चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो उसने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया, अपने न्यूक्लियर आर्म्स को स्ट्रॉन्ग किया, स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने लग गया। तो वो सारा पैसा लेके फार्मर से और इंडस्ट्री से उसने उठा के आर्मी पे लगाया या डिफेंस पे लगाया, जिसकी वजह से बाद में लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो 2 बड़ी चीज जोसेफ स्टालिन ने क्या की, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म, ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गया एक बार में। The USSR became a major global superpower after World War II and was main rival of United States during the Cold War. The Soviet Union collapsed on 26th of December 1991. ये सोवियत यूनियन के बारे में है, अगर लिखना पड़ जाए तो सोवियत यूनियन के बारे में आपको ये लिखना है। अब वो डिपेंड अपॉन कि 2 नंबर में लिखना है कि 4 नंबर में लिखना है, लेकिन मेजर चीजें आपको समझ में आ गई। सोवियत यूनियन का मतलब
1 + 14 स्टेट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गया, ठीक है, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो गई, डिफेंस पे मैक्सिमम स्पेंडिंग हो रही थी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो घुमा फिरा के आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती थी, जैसे अलग अलग टाइप की, हाँ, तो जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो भी डिवाइड करने होते थे, वो भी डिवाइड करने होते। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना जबरदस्त हुआ था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था यूएसएसआर, उसको बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाना पड़ता था, एक पिन से और कार तक सब कुछ वहीं बन रहा था। इतनी इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी जोसेफ स्टालिन ने, तभी तो उससे इतना इंप्रेस हुए नेहरू और 5 ईयर प्लान लेके आए इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने इंडस्ट्री को इतना डीप जाके स्टार्ट किया कि छोटी से छोटी चीज जो चाहिए वो वहीं बनती थी। एक्सपोर्ट जो है बाहर से, इंपोर्ट जो है वो जीरो था लगभग, सारा का सारा यूएसएसआर में बनता था। देन की फीचर ऑफ सोवियत सिस्टम, तो वही तो अभी हमने पढ़े हैं। तो ये सीबीएसई पूछता है कि की फीचर पे नोट लिख दो, तो 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स की फीचर्स, किसके की फीचर्स क्या क्या थे। तो वही है की फीचर्स। पहला, प्राइमेसी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट सबसे ऊपर है। स्टेट का मतलब पार्टी, पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सबसे ऊपर है, ठीक है। द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वर गिवन एब्सोल्यूट प्राइमेसी, वो सबसे ऊपर थे लिस्ट में। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वर अलाउड, कोई अदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने दी, कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं होने दिया। तो एब्सोल्यूट प्राइमेसी थी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास, ये सोवियत का की फीचर था। दूसरा पढ़ लिया हमने, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, सब कुछ स्टेट ने कंट्रोल किया। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दो ही चीज थी, सर्विस उस वक्त होता ही नहीं था। तीन ही चीज होती है किसी इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। सर्विस तब थी नहीं, तो दो चीज थी, दोनों की दोनों कंट्रोल कर रखी थी सोवियत सिस्टम ने, एग्रीकल्चर, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, स्टेट ओन इंडस्ट्री बनाई। हाँ जी, अलग अलग लोगों के पास जो लैंड थे, स्मॉल स्मॉल लैंड थे, उनको बोला कि अब आप ओनर नहीं हो इस लैंड के, ये लैंड अब स्टेट की है, यहां आपका कोई राइट नहीं है, आप जो भी प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, वो सारा का सारा स्टेट के पास जाएगा, आपका कुछ नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा तो था, मैंने पढ़वाया था कि एक ऑफिशियल आया एक पर्सन के पास पूछने कि भी आपके पास पोटैटो कितने हुए हैं, तो बोला माउंटेन ऑफ पोटैटो हुए हैं, ठीक है। तो वही सिस्टम, तो वो कलेक्टिवाइजेशन मतलब सबसे सबकी जमीन ले ली, बोले कि अब आप इसके ओनर नहीं है, उसके ओनर है स्टेट। स्टेट मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब आप लोग 25 लोगों को यहाँ पे खेती करनी है और जो ग्रो करोगे वो हम ले लेंगे। तो 25 में से कोई भी काम ही नहीं करना चाहता था क्योंकि मोटिवेशन नहीं था ना। हाँ जी, प्रोड्यूस होता होगा, हाँ, मतलब आपस में डिवाइड हो जाता होगा। नहीं डिवाइड नहीं होता था, स्टेट ले लेता था और फिर वो उसको डिवाइड करता था। डिवाइड करता था, अगर ऐसा हुआ कि एक सीजन है उसमें बैंड हार्वेस्ट, हाँ हो गया, ऑब्वियस बात है। तो फिर वही जो प्रॉब्लम सोल्व करने को जा रहे थे वो सोल्व ही नहीं हुई ना। एक सीजन नहीं, वहां पे किसी ने ग्रो ही नहीं किया, वहां पे ग्रो ही नहीं किया लोगों ने, तो जो पावर्टी थी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। जो पावर्टी थी पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा बढ़ गई, लोगों के पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तभी तो रिवॉल्यूशन हुआ ना। तो सेकंड फीचर हो गया स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी। थर्ड हो गया कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था पार्टी का, मतलब अगर कोई भी अपोजिशन में जाता तो उसके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते थे, और जितने भी छोटे से छोटे लेवल की इंडस्ट्री थी वो डायरेक्टली सेंटर से ऑपरेट होती थी। तो उनको ऑपरेट करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए गए, जो भी मतलब हायरार्की बनाई गई ब्यूरोक्रेट्स की, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, ठीक है। नॉर्मल पर्सन के वो समझ में भी नहीं आता था कि ये क्या बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। यूएसएसआर पोजेस्ड ए वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। यूएसएसआर मतलब आज का सेंट्रल एशिया और यूरोप, तो एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है रसिया के पास, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है उनके पास, और कोल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है वहां पे, एंथ्रेसाइट कोल, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज की तो पहले भी कमी नहीं थी उनके पास। ऑयल, आयरन, स्टील आर एंड ए हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया। मतलब नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि रिमोट से रिमोट एरिया में भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना रखी थी, ताकि सब कुछ वहां से सेंटर के पास जाना चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं रहना चाहिए।
तो उसके लिए उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम बना रखा था, लेकिन उसको यूज नेगेटिव वे में कर रहे थे। सिस्टम अच्छा था कि रिमोटेस्ट एरिया को भी कनेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसको वो नेगेटिव पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, पॉजिटिव पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे थे। पॉजिटिव पर्पज के लिए तब होता जब ओपन मार्केट होती, लोग प्रोड्यूस करते और उसको सेल करते कहीं पे भी, उस कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करते। कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब रोड, उन रोड को यूज करते अपने सामान को सेल करने के लिए कहीं पे भी। लेकिन गवर्नमेंट उसको सेल ही नहीं करने दे रही थी, वो डायरेक्टली उनसे ले रही थी। डायरेक्टली गवर्नमेंट के व्हीकल जाते थे, जो भी फार्मर प्रोड्यूस करते थे वही डाल के ले आते थे। और फिर जैसे इंडिया में है जो ये डिपोज होते हैं, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकानें, ऐसी दुकानें बना रखी थी, वहां पे वो चीजें आती, वहां पे लोग लाइन में लगते और वो चीज लेके आते। तो लोग वैसे ही परेशान थे कि हमने ही ग्रो किया, अब हम लोग ही लाइन में लग रहे हैं उसी चीज को लेने के लिए जो हमने ग्रो की है। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, इट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार, दो द क्वालिटी ऑफन लैग्ड बिहाइंड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। हर चीज उन्होंने प्रोड्यूस की, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्वालिटी अच्छी ना होने का एक रीजन ये था कि सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में इतने बड़े सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, और तब तो उसके साथ 14 कंट्री और थे। तो इतने बड़े सेंटर को रसिया से कंट्रोल करना मुश्किल था, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो बनती तो हर एक चीज थी, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टेट इंश्योर्ड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, सब्सिडाइजिंग नेसेसिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, एंड देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेन फीचर थे सोवियत सिस्टम के, कि हर बेसिक, क्योंकि बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो उनको देना ही था। ये तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी बोलती थी कि हम लोग बेसिक लिविंग देंगे, लेकिन बेसिक ही मिलता था, बस खाना मिलता था, एजुकेशन मिलती थी, बेसिक बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही थी, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। मतलब ग्रोथ भी नहीं थी, लेकिन कोई भूखा भी नहीं था, ठीक है। तो उसमें इंडिविजुअल मोटिवेशन मिस हो रहा था, तो लोग धीरे धीरे लोगों ने उन फार्म्स में जाके काम करना बंद कर दिया। जब उनको लगा कि इतना तो हमें मिल ही जाना है, अब एक पर्सन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, उसने जितना भी ग्रो किया है उसको सब में बांट दिया गया, तो उसको लग रहा है कि इतना तो मैं ना भी करता तो भी मुझे मिलता, और करके भी मुझे मिल रहा है। तो धीरे धीरे लोगों ने काम करना बंद कर दिया। सो these were the key feature of Soviet system. नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम। ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ड्रॉबैक बताओ क्या क्या थे सोवियत सिस्टम के। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, व्हाट वर इट्स ड्रॉबैक, या व्हाट वर इट्स फीचर्स। तो दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोवियत सिस्टम आपको 2 नंबर में डिफाइन करना है, ड्रॉबैक या उसके फीचर आपको 4 नंबर में लिखने हैं, ठीक है। तो ड्रॉबैक देखो, ड्रॉबैक भी समझ गए हम, अथॉरिटेरियनिज्म की पावर एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड थी, सिस्टम बिकम हाईली ब्यूरोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द सिटीजंस। सेकंड, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बात कह के वो पावर में आए थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाए कभी भी, तो डेमोक्रेसी कभी हुई नहीं। सिटीजन लैक्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ऑफन रिसोर्टिंग टू जोक्स एंड कार्टून्स टू एक्सप्रेस डिसेंट, ठीक है। वहां पे लोग ऑफनली एक दूसरे पे मोकरी करते थे, जोक करते थे, लेकिन उस चीज के लिए भी ना कई बार उनको सजा मिल जाती थी। अगर उन्होंने किसी ऑफिशियल पे जोक कर दिया है, ठीक है, या उन्होंने जोसेफ स्टालिन पे जोक कर दिया है, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच नहीं था उनके पास, जो हमारे यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर, तो वो चीज उनके पास थी नहीं। अच्छा, वो चीज उनके पास रोमानोव डायनेस्टी के टाइम पे भी नहीं थी, तो उनको लगा कि चेंज क्या हुआ है, बस इतना चेंज हुआ है कि बेसिक नेसेसिटी की चीजें मिल रही हैं, फ्री हम कल भी नहीं थे और फ्री हम अब भी नहीं है। अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि वन पार्टी सिस्टम था, लेकिन उस पार्टी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अदर देन बेसिक नेसेसिटी उसको मिल रही है, उससे अलग उसको कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो उस प्रॉब्लम को कोई सोल्व नहीं करता था। आपको एक जगह जॉब मिल गई है तो वही जॉब करनी है आपको, आप छोड़ भी नहीं सकते, बदल भी नहीं सकते, ठीक है।
धीरे धीरे लोगों ने जब कलेक्टिव फार्म्स में काम करना बंद कर दिया तो उनसे मजबूरी में उनसे जबरदस्ती में काम करवाया गया और वो कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो थी वो अनअकाउंटेबल थी। अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्टी, द वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन enjoyed tight control over all institutions and was unaccountable to the people, वो लोगों के लिए अनअकाउंटेबल थी। रशियन डोमिनेंस, रशियन डोमिनेंस का मतलब है था तो यूएसएसआर, लेकिन डोमिनेंट कौन था? रशिया, एक कंट्री। तो बाकी कंट्रीज को दिक्कत हुई और वही रीजन बना सोवियत यूनियन के टूटने का। मतलब वो भी एक रीजन था कि सोवियत यूनियन टूटा, कि बाकी कंट्रीज को वो रिस्पेक्ट मिली ही नहीं जो रशिया को मिलती थी। Although USSR consists of 15 republics, Russia dominated everything, leaving people from other republics feeling neglected and stressed. तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिल रहा था वो रशियन लोगों को मिल रहा था। उसके बाद के जो 14 स्टेट थे उनके लोगों को कई कई जगह पे तो ये बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी धीरे धीरे मिलनी बंद हो गई। रिसोर्स ड्रेन, massive portion of resources was diverted to maintain nuclear military arsenal and developing satellite states in Eastern Europe, leading to several economic stagnation at home. ये क्या बोलना चाह रहा है? वैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी रिसोर्सेज बन रहे थे, जो भी इंडस्ट्री में बन रहा था, जो भी एग्रीकल्चर से बन रहा था, उसको मेनली दो चीजों के लिए यूज किया गया। एक तो मिलिट्री बनाने के लिए और दूसरा जो सैटेलाइट स्टेट्स थे। सैटेलाइट स्टेट का मतलब जो बाकी 14 कंट्री थी और उनको सैटेलाइट स्टेट बोला जाता था रशिया का। रशिया मेन कंट्री थी यूएसएसआर में और बाकी सैटेलाइट स्टेट थे। तो उन सैटेलाइट स्टेट्स के जो रूलर थे उनको, ताकि वो यूएसएसआर के साथ रहें, यूएसए के पाले में ना जाएं, तो उनको खुश रखने के लिए पैसा लगाया जाता था। ठीक है, कि भाई आप अपने यहाँ पे रिवॉल्यूशन मत होने देना। जैसे बेलारूस एक कंट्री थी वहां पे, तो बेलारूस का जो रूलर था वो यूएसएसआर में था, तो उसको पे किया जाता था कि भाई आप अपने यहाँ पे रिवॉल्यूशन मत होने देना कैसे भी करके। ठीक है, तो सैटेलाइट स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए और मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए पैसा दिया जाता था। डेवलपमेंट में कहीं पे भी पैसा नहीं लग रहा था, सिर्फ बेसिक नेसेसिटी की चीजें मिल रही थी लोगों को। ब्यूरोक्रेटिक स्टैग्नेशन, ओवर डेकेड्स द सिस्टम बिकम हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड ब्यूरोक्रेटिक. Administration grew authoritarian, stripping citizens of fundamental rights, including freedom of speech. तो जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी को ये समझ में आ गई कि ऊपर वालों को कुछ नहीं करना, हम कुछ करें या ना करें। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने, क्योंकि जो जोसेफ स्टालिन था या लेनिन थे वो लोगों से नहीं मिल पाते थे ना, लोगों से तो कौन मिल रहे थे? ब्यूरोक्रेट्स। जैसे आज के टाइम पे एसपीडीसी ये सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोगों तो से तो ये मिलते हैं, सीएम सबसे नहीं मिल सकता ना। तो ये लोग लोगों के प्रति अकाउंटेबल ही नहीं थे, पूरा का पूरा सिस्टम स्टेगनेंट हो गया था। मतलब स्टेगनेंट का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी नहीं करना चाहते थे, सिर्फ पैसे अर्न करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटी की जो फैसिलिटी है लोगों को वो नहीं मिल रही थी, तो वो किसके पास आते? ब्यूरोक्रेट्स के पास। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक तरह से सेम ही है। जो फेडरलिज्म था वो एसिमेट्रिकल था। कुछ कंट्रीज जो मेन कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंट्री थी, जैसे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, कजाकिस्तान, जो बड़ी कंट्री थी उन पे ज्यादा फोकस था। जो बाल्टिक नेशन है या छोटी कंट्री थी उन पे कम फोकस था। आर्मेनिया, जॉर्जिया, बाल्टिक नेशन, इन पे कम फोकस था। इनको पैसा भी नहीं मिलता था, इनको बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं मिलती थी। तो जो फेडरल सिस्टम था ना 15 कंट्रीज के अंदर, वो एसिमेट्रिकल था। दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत यूनियन। On the paper, USSR was a federation of 15 republics. In reality, Russian Republic dominated politically, economically, and culturally. Citizens of 14 republics, Ukraine, Georgia, Kazakhstan, felt politically marginalized and culturally suppressed. मतलब यूएसएसआर में जो कुछ भी हो रहा था वो रसिया के अंदर हो रहा था, वही यूएसएसआर के अंदर हो रहा था। डेवलपमेंट हो रही थी तो रसिया में, अगर कोई लीडर आ रहा था, क्योंकि कई सारे लीडर बदले, जो भी नया लीडर आता था वो रसिया से होता था। बाकी स्टेट्स को कभी रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं, लीडर बनने का मौका ही नहीं मिला। जो कल्चर रसिया में फॉलो होता था
सभी स्टेट्स में वही कल्चर फॉलो किया जाता था, जबरदस्ती वो कल्चर फॉलो करवाया जाता था। ठीक है, तो बाकी स्टेट्स ने धीरे धीरे नेग्लेक्टेड फील करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उनको लगा कि वेस्टर्न सिस्टम अच्छा है, यूएसए वाला, जहां पे यूएसए को कोई मतलब नहीं कि बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, बस वो पैसे देता है। ठीक है, और वो अपने आप डेवलप होना, अगर वो अपने आप डेवलप होना चाह रही है तो वो अपने आप जो भी करना चाहे फ्री है। लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं था, किसी भी कंट्री को कुछ भी करना होता तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी जो लीडर होता था उससे। ठीक है, सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। नेक्स्ट में एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रह गया सोवियत यूनियन का, वो नेक्स्ट उसमें करेंगे कि सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था और पॉलिटिकल क्या था। हालांकि अब मैंने समझा दिया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था और पॉलिटिकल क्या था,